ये इतना डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है शायद बैचलर्स के ऊपर। तो क्या वो यहाँ पर पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो कितने टाइम के बाद कर सकता है? असल में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली यहाँ पर जो बैचलर्स करने के लिए आना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट कॉलेज करने के लिए चाहते हैं, मतलब जो जिनको है स्टार्ट करना है कि आपने स्कूलिंग अपने वहां से की है और स्कूलिंग करने के बाद आप यहाँ आते हो, तो हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम हसन। हसन को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, मतलब हसन, मैं जब नॉर्थ हाउसन यूनिवर्सिटी में था तब हसन वहां से स्टूडेंट कॉलेज कर रहे थे, राइट? जी और ज्यादातर ना ये हम लोग एकदम हिंदी उर्दू मतलब नॉर्मल भाषा में चलेगा, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है उनको ज्यादा इसी में समझ में आएगा ना, तो हम लोग थोड़ा इंग्लिश अवॉइड करेंगे। और सही है। तो भाई थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आपने क्या किया है, अभी क्या कर रहे हो, कहाँ से हो। और तो मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ काफी अच्छे से, तो इसलिए ताकि सबको पता चल जाए कि भाई कौन है, क्या कर रहे हैं। चलो। और सबसे पहले मेरा नाम हसन सुल्तान है और मैं यहाँ पे जर्मनी में बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा हूँ और पाकिस्तान से मैं, मतलब हमारे उधर होता है एफएससी, जिसे आप इंटरमीडिएट कहते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। उसके बाद जर्मनी मूव किया था। अच्छा। तो फिर स्टूडेंट कॉलेज किया और 2 सेमेस्टर्स का स्टूडेंट कॉलेज था और अब मैं सेकेंड सेमेस्टर मेरा यूनी में चल रहा है। अच्छा। तो तो मतलब मतलब यहाँ कौन से ईयर में आए थे आप? शायद 2019? 2019 आया था, मतलब मिड में 2019 में। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर मान लो कोई बंदा है वो अगर प्लान कर रहा है जर्मनी आने का, तो सबसे पहले तो उसके माइंड में क्या आना चाहिए, मतलब उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए और उससे क्या क्या चीज ध्यान। फॉर एग्जांपल हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं कि मान लो हमारे इधर प्राइमरी एग्जामिनेशन होती है, सेकेंड एग्जामिनेशन होती है, 10+2 होती है जी है ना? तो उसके बाद बंदे को किस तरह से सबसे पहले स्टूडेंट को लीड करना चाहिए, कि मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है एफएसपी वगैरह, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिटेल होने वाला है क्योंकि यार खुद आपने किया हुआ है तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा, इंस्टेड ऑफ समवन की जो पढ़ता है किसी चीज के बारे में और वो बताता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आप ज्यादा क्लियर कट बता पाएंगे। तो स्टार्टिंग से आप बताएं कि किस तरह से स्टार्ट करना है किसी बंदे को, नॉर्मल कोई बंदा है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सबसे पहले वो बता दीजिए। और तो मतलब एग्जाम स्टूडेंट को लिए क्या होता है, एफएसपी क्या होता है, और वहां से किस तरह से बंदा यहाँ अप्लाई करे और आने का प्रोसीजर स्टार्ट करे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब हम लोग मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान से डिसाइड करते हैं अपने 10+ मतलब 12th क्लास के बाद कि हम जर्मनी मूव करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जर्मनी हमारे उधर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है 12 ईयर्स। 12 ईयर्स, हाँ। हमारी बेसिक एजुकेशन 12 ईयर्स की है, लेकिन जब जर्मनी में आते हैं तो इन लोगों की बेसिक एजुकेशन है 13 ईयर्स की। मतलब ये लोग 13 ईयर्स के बाद ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो उसके लिए भी ये होता है कि हमारा यूजुअली बैचलर्स 4 ईयर्स का होता है, लेकिन इन लोगों का बैचलर्स यूजुअली 3 ईयर्स का होता है, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ ड्यूरेशन के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टैंडर्ड है वो 3 ईयर्स है। हाँ। तो अभी मतलब अगर आपने वहाँ से अपना 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया, अभी आप चाह रहे हो कि आप जर्मनी मूव करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जो 1 साल का गैप कवर करने के लिए एक फाउंडेशन ईयर होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसको जर्मनी में कहते हैं स्टूडेंट कॉलेज। अच्छा। तो आप स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको इधर इंडिया में पाकिस्तान में आप B1 तक पढ़ सकते हो, आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक तो आपको मतलब मोस्टली जो हैं व्यूअर्स उनको पता ही होगा कि जो एक डिफाइंड लेवल्स होते हैं लैंग्वेज के, A1 A2 B1 B2। तो जो स्टूडेंट कॉलेज के लिए ना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे Aufnahmeprüfung कहते हैं। तो उस एग्जाम के लिए आपको B1 करना लाजमी है। अब वो B1 आप अपने होम कंट्री से भी कर सकते हैं, B1 आप जर्मनी आके भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप अपने होम कंट्री से करके आए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है
वो सबसे पहले आपको B1 होना ही होना चाहिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट ऑफनामा प्रूफिंग के लिए ऑफनामा प्रूफिंग के लिए जो स्टूडेंट कोलैब करना चाहते हैं वो एग्जाम देते हैं ऑफनामा प्रूफिंग की, और ऑफनामा प्रूफिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको 12th पास होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ परसेंटेज रिक्वायरमेंट है कि आपकी 12th में कुछ परसेंटेज होना चाहिए? एज सच नहीं है, लेकिन यूजुअली 60% को सेफ, मतलब 60% प्लस होने चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, खास डिफाइंड नहीं है क्राइटेरिया। अच्छा, तो एक तो मतलब हाँ 12th पास होना चाहिए बंदा, और उसके अलावा सिर्फ जर्मन B1 पास होना चाहिए, तब वो ऑफनामा प्रूफिंग दे सकता है। हाँ जी, एटलीस्ट B1 एग्जाम, B1 पास होना चाहिए। अच्छा। अब इधर आप इंडिया से करो या जर्मनी आके करो, मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप अपने होम कंट्री से करें। उससे ये फायदा होएगा कि आप जो जर्मनी में लैंग्वेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और रहने की कॉस्ट भी ज्यादा है, और सेकेंडली आप यहाँ पे उस टाइम पे कोई खास अर्निंग भी नहीं कर सकते जब आप लैंग्वेज कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आपके फाउंडेशन ईयर के टाइम पे, जैसे मैं नोर्डहाउजन में जब आप थे मैं भी वहाँ पे था, तो मुझे वहाँ पे जॉब करना अलाउ नहीं था, लेकिन मेरे कुछ और फ्रेंड्स थे जो किसी और स्टेट्स में रह रहे थे, तो वो उस टाइम पे जॉब कर रहे थे। तो ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी करता है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। तो सेफ रहने के लिए आप B1 करके आए, तो आपको यहाँ पे आके अंडरस्टैंडिंग भी होती है, थोड़ा सा लोगों से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता होता है कि कैसे सर्वाइव करना। तो B1 करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने वो मतलब यूनिवर्सिटीज के थ्रू, या किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाके रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। तो मोस्टली एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज के थ्रू होती हैं, उसके लिए आपने ऑलरेडी कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा। तो अब आपने अप्लाई किया, आपको फिर वो स्टूडेंट कॉलेज ना एक ऑफनामा प्रूफिंग का ना इनविटेशन भेजते हैं कि आपने इसमें आके यू हैव टू टेक पार्ट इन द एग्जाम। अच्छा। तो उसके बाद आप उस लेटर के साथ एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते हैं। तो वो बाकी जो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट 10,300 आई गेस आजकल है, तो वो आपने वो भी करना, ब्लॉक कराना होता है। साथ में अपने अपने जो हैं 12th क्लास के सर्टिफिकेट्स जो आपके होम कंट्री के हैं वो चाहिए होते हैं, और साथ में जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, अच्छा, और ब्लॉक अमाउंट की कंफर्मेशन है। तो मेनली तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लेके एम्बेसी में जाते हैं, और फिर उसकी बेस पे आपको वीजा इशू होता है। अब ये प्रोसीजर तो एक वीजे का है, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो जर्मनी आने के बाद आपको जो ऑफनामा प्रूफिंग है ना, उसमें आपका पेपर देते हैं, और पेपर पास करने से ये आपको कोई अश्योर नहीं करा सकता कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि आपको एक स्टूडेंट कॉलेज में मैक्सिमम 30 सीट्स होती हैं पर कोर्स। मतलब अगर आप मेडिसिन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए M कोर्स होता है, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं तो टे कोर्स होता है, और अगर आप T कोर्स, और अगर आप इकोनॉमिक्स या बिजनेस पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए W कोर्स होता है, जिसे जर्मन में वे कोर्स कहते हैं। तो हर कोर्स के लिए हर कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 35 सीट्स होती हैं, और एप्लीकेंट्स हमेशा 500, 400, 200, 300 अराउंड इतने होते हैं। तो फिर हमेशा टॉप के जो 30 लोग होते हैं उनको वो रखते हैं, और इसलिए फिर आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी एक स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई ना करें, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट कॉलेज में एक टाइम पे अप्लाई करें, ताकि आप हर जगह एग्जाम दें और कहीं ना कहीं आपको स्पेस मिल जाए। तो सबसे पहले ऑफनामा प्रूफिंग के लिए दे विल जस्ट प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट कि आप ऑफनामा प्रूफिंग दे सकते हैं। एग्जैक्टली, है ना? ऑफनामा प्रूफिंग उस बेसिस पे, वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे मैं जर्मनी आ सकता हूँ। एग्जैक्टली। फिर वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे मैं प्रिपेयर करूंगा अपने आप को कि हाँ भाई मुझे अब ऑफनामा प्रूफिंग देना है, और ये ऑफनामा प्रूफिंग हर एक यूनिवर्सिटी की खुद की अलग अलग होती है। एग्जैक्टली, मतलब जहाँ जहाँ स्टूडेंट कॉलेज है वहाँ पे अलग अलग एग्जाम होएगा। अच्छा, जहाँ वहाँ अलग अलग एग्जाम होगा, और आप फिर उस स्टूडेंट कॉलेज के लिए डायरेक्ट अप्लाई करो। आप ऑफनामा प्रूफिंग का सर्टिफिकेट दिखाओ कि मेरे पास सर्टिफिकेट है एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, वहां के स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब और कितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए? इसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप जैसे नोर्डहाउजन में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, मतलब मैं नोर्डहाउजन में पढ़ा था, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करेंगे नोर्डहाउजन के डायरेक्टली। आप ऐसे करेंगे कि आप किसी भी बैचलर्स के कोर्स में या अपने इंटरेस्ट के कोर्स में आप नोर्डहाउजन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। वो आपकी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वो कहेंगे ये बंदा इंडिया से है, पाकिस्तान से है, तो इसको मतलब स्टूडेंट कॉलेज कंपलसरी है, तो फिर वो आपको इनविटेशन ही स्टूडेंट कॉलेज का भेजेंगे। मतलब आपने इनफैक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन वो कहेंगे इसके लिए स्टूडेंट कॉलेज जरूरी है,
तो फिर आप स्टूडेंट कॉलेज में क्या एडमिशन मिलेगा। स्टूडेंट कॉलेज के लिए आप एग्जाम दो। हाँ जी, एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग में अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो। और ऑफनामा प्रूफिंग में जैसे आपने भी दी होगी, तो ऑफनामा प्रूफिंग में पूछते क्या है उसमें, मैथ्स और जर्मन होता है, या फिर आपने जो अपने इनिशियल डेज में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलिंग में पढ़ा है कि हाँ भाई आपने 10th 12th में जो पढ़ा है अपनी स्कूलिंग में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ही होता है प्लस जर्मन, और या फिर कुछ अलग या फिर वो रिलेटेड होता है कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, डिपेंड ये करता है कि अगर आप किसी टी कोर्स में इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट कॉलेज के बाद, तो आपको वो टी कोर्स का इनविटेशन देंगे, तो टी कोर्स की मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट होगी अच्छा, एज कम्पेयर टू एम कोर्स। डिपेंड करता है, ये यूजुअली ये होता है कि ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के लिए एक ही, जैसे नोर्ड हाउसन में सारे कोर्स के लिए एक ही आउटकम में परफॉर्म बनता है, मतलब सबके लिए सेम है जी। मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता है कि वो ऑल गेमाइन कर देते हैं कि भाई जनरली ये हमारा एग्जाम पैटर्न है स्टूडेंट कॉलेज में किसी भी उसमें लेने के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और जो मैथ का लेवल होता है वो कोई खास मुश्किल नहीं होता, मतलब आपने अगर 12th स्टैंडर्ड तक मैथ अपने इंडिया में पढ़ा है, पाकिस्तान में पढ़ा है, तो फिर वो आपके लिए कोई खास मुश्किल नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जो जर्मन है अब ज्यादा क्रूशियल होता भी, मतलब अब जैसे नोर्ड हाउसन स्टूडेंट कॉलेज था तो वहाँ पे 80% जो वर्थ थी वो 70 to 80% वर्थ जर्मन एग्जाम की थी, और 30% वर्थ आपके मैथ्स की थी। तो अच्छा जर्मन ज्यादा क्रूशियल होती है। अब जैसे एक स्टूडेंट कॉलेज है माइंस में, ये फ्रैंकफर्ट के साथ एक सिटी है माइंस, उसका ये है कि वो आपको B2 चाहिए होता है एग्जाम देने के लिए, और वहाँ पे जर्मन का एग्जाम होता ही नहीं है, आपने सिर्फ मैथ्स का देना होता है। तो वो भी एक बड़ा मतलब अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको जर्मन का एग्जाम ही नहीं देना, बस आपको B2 पास करना है, और आप उसके बाद सिर्फ ऑफनामे प्रूफिंग के लिए चाहोगे तो सिर्फ मैथ का एग्जाम देना है, तो फिर वहाँ पे भी सीट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर बंदा अगर 10th में है 11th में उसने सोच लिया कि मुझे बाहर जाना है कम खर्चे में कि हाँ ज्यादा पैसा नहीं लगे, तो उसको जर्मन एटलीस्ट जैसे कि तुमने बताया कि भाई आपका 70% या 60% जर्मन होता है और बाकी 30-40% मैथ्स होता है, या जो भी आपका कोर्स है या जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आपको मतलब जर्मन तो भाई बिल्कुल मतलब अच्छे से करना है। हाँ, अगर आपने बैचलर्स यहाँ पे करना है तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और वो वर्थ इट है, आपको एट द एंड ऑफ द डे वो चीज पे ऑफ करेगी। अच्छा अच्छा, तो ये होता है। अब तुम अपना बताओ कि तुमने किस तरह से यहाँ कब अप्लाई किया था, क्या क्या मतलब ये रिक्वायरमेंट वगैरह तो ठीक है ये सब हुआ था, और तुमने जैसे कि इंफॉर्मेटिक में किया, मेडिकल में किया है ना, तो अब आप ये बताओ कि आपने खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट की, लाइक हाउ यू स्टार्टेड, कि आपको जैसे कि हमारी बात हुई है पहले मेडिकल में किया आपने, फिर अब इंफॉर्मेटिक में हो। इंफॉर्मेटिक जिनको नहीं पता, इंफॉर्मेटिक जर्मन में होता है, इंफॉर्मेटिक इज कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो इन्होंने पहले मेडिकल की स्टार्ट की थी और उसके बाद मेडिकल के बाद इन्होंने एडमिशन लिया है इंफॉर्मेटिक मतलब कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ यार सबको ये भी पता चल जाएगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से, क्योंकि इन्होंने खुद ने किया हुआ है। सो किस तरह से मतलब कैसे स्टार्ट किया और फिर कैसे चेंज करने का एकदम प्लान बना, और वो सब थोड़ा उस पर क्या बोलते हैं प्रकाश डालेंगे। जी 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 असल में जब मैंने अपने पाकिस्तान से जब स्टार्ट किया, तो मतलब मैंने सोचा कि बैचलर्स करते हैं जर्मनी जाके, तो मेरा इरादा तो ये था कि जर्मनी आके मेडिसिन ही पढ़ूंगा। तो फिर उसके बाद मतलब ये सारा मैंने अप्लाई किया, स्टूडेंट कॉलेज की इनविटेशन आई, और मेडिसिन के लिए अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है 12th स्टैंडर्ड का कि हाँ भाई मुझे 12th में इतने मार्क्स चाहिए? नहीं, उसके लिए नहीं होता? एज सच नहीं है, कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूजुअली मैंने ये सुना है कि 60% प्लस एटलीस्ट होने चाहिए, मतलब कोई खास वैसे नहीं है कि अगर आपके काम भी हुए, तो मैं देखा कई लोग काम भी हैं और उनको भी एडमिशन मिला है, कई लोग की 60 से भी काम किए उनको एडमिशन मिला है, लेकिन एटलीस्ट 60% होने चाहिए, क्योंकि वो आपको खुद टेस्ट कर रहे हैं ना, आपको मैथ्स भी टेस्ट करेंगे और जर्मन भी टेस्ट करेंगे, जो चीजें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट कॉलेज के लिए, तो कोई खास मार्क्स की उन्होंने रखी नहीं है, अच्छा अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन है। सही है। हाँ तो मतलब अब मैंने जब स्टार्ट किया, तो मतलब मैंने साथ में टी कोर्स के लिए भी अप्लाई किया और एम कोर्स के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन मैंने इरादा मेरा पाकिस्तान से जब मैं आया तो मेरा इरादा मेडिसिन ही पढ़ने का था। अच्छा। तो अब जब
वीजे का प्रोसीजर हो गया सारा, मैं जर्मनी चला गया। तो अब आप जब जर्मनी आते हैं तो आपको आपके पास कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, आपने अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी होती है और आपने बाकी मुख्तलिफ स्टूडेंट कॉलेज में जाके एग्जाम देना होता है। और आपको कंफर्म, कई लोग तो 2-2 साल तक वेट करते रहते हैं कि हम एग्जाम देंगे और हमें सीट मिलेगी और फिर हमारा स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट होएगा और उसके बाद वो खत्म होएगा तो फिर बैचलर स्टार्ट होएगा। तो मेरा तो इस तरह था कि फिर मैंने आया, मैं मई में जून में आया आई गेस 2019 में। तो हमारा एग्जाम होता है अगस्त में नॉर्थहाउज़न में। तो नॉर्थहाउज़न में अगस्त में एग्जाम दिया। तो वो टी कोर्स का था, मतलब वहां पे मैंने दिया। तो लेकिन उस टाइम पे मेरा इरादा उस टाइम तक मैं सोच रहा था कि मेडिसिन पढ़ूंगा, मेडिसिन पढ़ना है। अच्छा, लेकिन मैंने उधर एग्जाम दिया तो मुझे टी कोर्स में स्पेस मिल गई नॉर्थहाउज़न जी। और ये आपने जो बताया था आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स, ठीक है, तो ये 500 बच्चे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उन 500 बच्चों में से लगभग 35 से 40 बच्चों का होता है जी। ऑलमोस्ट मतलब 35-40 बच्चे एक कोर्स के। तो मतलब अगर आप 500 का टोटल एप्लीकेंट है तो उसमें से 100 एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ कोर्सेज के। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो अब खैर, जो अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि मेरा मेडिसिन पढ़ने की जो वजह, ना पढ़ने की जो वजह थी वो ये थी कि मतलब एक तो मतलब ठीक है कि मैंने सोचा था कि मैं मेडिसिन पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो जब आप ग्राउंड रियलिटीज देखते हो तो वो थोड़ी मतलब हम लोग को यहाँ पे आने के बाद ही समझ आती है। अगर मैं पाकिस्तान में होता और मुझे कोई कहता कि मतलब आपने जर्मनी जाके मेडिसिन ना पढ़ो या कुछ और पढ़ लो, तो मुझे लगता है कि एक मतलब अजीब बात कर रहा है। मैं बड़ा मेडिसिन ही पढ़ना चाहता हूँ, वही पढ़ूंगा। लेकिन असल में जो अब आपने भी यहाँ पे मास्टर्स किया है, आप भी जर्मनी आए थे, सोच के आए थे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती है वो हमेशा वो यहाँ आके पता चलती है कि क्या चीज है क्या नहीं है। मतलब दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ऐसा बोलते हैं, तो वो उस तरह से है कि यहाँ जो एक्चुअल चीज है वो आप जब यहाँ आ जाओगे तो अपनी कंट्री में बैठ के आप जो आपका व्यू बनाते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है जब आप यहाँ पर आने के बाद सारी चीजें देखते हैं। इसीलिए असल में ये होता है कि हम लोग का थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, और ये इन वेस्टर्न वर्ल्ड का थोड़ा लाइफस्टाइल अलग है। तो फिर उसके अलावा बहुत सारे कल्चरल शौक भी होते हैं, या उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप यहाँ पे आके सीखते हैं। तो अब वो खैर, जैसे अब ये मेरा इरादा था कि मेडिसिन पढ़ूंगा, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मैंने रियलाइज किया कि अगर हाँ, और एक और बात, मैं मीनवाइल 1.1 ईयर और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट मेरे लग गए थे इस प्रोसीजर में, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा उस टाइम पे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स का इशू था, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग चुका था। तो अब मैं जब यहाँ पे आया तो ऑलमोस्ट मेरे 12th स्टैंडर्ड के बाद 1.5 ईयर्स गुजर चुके थे। तो फिर मुझे लगा कि अब पहले ना मैंने जो एग्ज़ाम दिया 2000 का, तो उसमें मुझे टी कोर्स में स्पेस भी मिल गई। अब मैंने सोचा कि अगर मैं फर्दर वेट करता हूँ और यूनिवर्सिटीज़ का और एम कोर्स के लिए एग्ज़ाम दूंगा, तो उससे ये होगा कि टाइम लग जाएगा और टाइम लगेगा, और मैं वेट करूंगा। और आपको कोई मतलब आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, आपको अच्छा मैथ्स आ सकता है, अच्छी जर्मन आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि एट द मोमेंट आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म ना कर सकें, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत क्रूशियल होता है आफ्टर में परफॉर्म में। जर्मनी में कोई भी एग्जाम है तो मेरे ख्याल से उसमें आपकी प्रिपरेशन जितनी भी अच्छी है ना, आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उस चीज की प्रैक्टिस कितनी की है और आप उस टाइम में कर सकते हो कि नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप जर्मन की एग्जाम भी देते हो, गोए थे की B1 की B2 की, तो एग्जाम कर लोगे आप, नो डाउट, बट आप टाइम किस तरह से मैनेज कर रहे हो, है ना। आप इवन के टेक्निकल एग्जाम्स जो आपके हुए होंगे आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं तो अब तक ये ऑब्जर्व किया कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे चीज आती नहीं थी, आपको आती हो सकता है, मतलब आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन हो सकता है कि आपने उस टाइम में करना ना सीखा हो। अगर आप टाइम में नहीं कर सकते तो ये बहुत क्रूशियल है। आपको मैथ्स अच्छी आती है, जर्मन अच्छी आती है, लेकिन हो सकता है कि आप एट द मोमेंट उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर सको। आप मतलब कोई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे टी कोर्स में स्पेस मिल चुका है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ और फिर बाकी बाद में देखते हैं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, स्पेस मिल चुकी है, और एक यहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज में स्पेस मिलना इटसेल्फ एक ये था कि मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मैं जून में आया हूँ और अगस्त में स्पेस भी मिल गई है, तो मैं टी कोर्स ही ज्वाइन कर लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। और साथ में जो मेडिसिन ना पढ़ने की एक वजह ये थी कि अगर मैं अब स्टूडेंट कॉलेज करने के बाद ऑलमोस्ट 6.5 to 7 ईयर्स का MD का प्रोग्राम है, तो
मेडिकल का, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल है, मतलब डायरेक्टली जो अगर आप हमारे उधर एमबीबीएस होता है, वो यहाँ पे एमडी और वो 6.5 to 7 ईयर्स है अगर आप स्टैंडर्ड टाइम में हर सारे एग्जाम्स वगैरह करते हो। तो मुझे लगा कि ये थोड़े ज़्यादा है, और फिर मतलब मुझे मतलब इन्फॉर्मेटिक में सामान्य थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा हो चुका था, मतलब मैंने सोचा इस बारे में, तो मैंने डिस्कस भी किया, और आपको पता है थोड़ा सा इसका जर्मनी में आउटकम भी अच्छा है। हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फिलहाल टी कोर्स ही कैरी करूंगा, और मेडिसिन को मतलब थोड़ा सा टाइम का मेरे लिए थोड़ा था कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये पढ़ूंगा। मतलब नॉर्डहाउसन में एडमिशन मिलने के बाद वहां से आपने ड्रॉप आउट कर दिया कि नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आपने फिर से ऑफनामा प्रूफिंग दिया एंड देन यू नहीं नहीं स्टार्टेड? नहीं नहीं, नहीं, मैं नॉर्डहाउसन में टी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। नहीं वहां मिला नहीं था, लेकिन मिल गया ना, मिल गया हाँ नॉर्डहाउसन हाँ, में तो टी। वहां मिल गया था, लेकिन वहां से आपने वहां एडमिशन लिया नहीं था, लेकिन आपने सोचा कि मैं वापस से ऑफनामा प्रूफिंग की प्रिपेयर करके वापस से ऑफनामा प्रूफ दूंगा किसी और यूनिवर्सिटी में। मतलब वो एक ऑप्शन हो सकता था। अच्छा। मैंने नॉर्डहाउसन में दिया, टी हम्म, कोर्स में मुझे स्पेस मिल गई, ठीक है। हम्म, अब तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसको ज्वाइन करता हूँ टे कोर्स को, और तब जब मैं ज्वाइन कर रहा था मैंने सोचा कि मैं कहीं और अप्लाई कर, अब जो लोगों और जगहों पे अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ के जाके एग्जाम दूंगा या एम कोर्स में स्विच कर लूंगा या वट। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो उस दौरान मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं अब इसी को कैरी करूंगा, मैं और एग्जाम नहीं दूंगा और यहीं पे कैरी करूंगा। तो फ्रैंकफर्ट में एडमिशन किस तरह से हुआ, मतलब? हाँ, मैं आप स्टूडेंट कॉलेज के टाइम पे आ जाते हैं, तो फिर मैंने मेरा ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट हुआ 2019 में वहाँ पे। और वो उसका स्टूडेंट कॉलेज के एग्जाम जब आप पढ़ते हैं तो 2 सेमेस्टर्स के बाद एक एंड पे ना फेस्टिलियम्स प्रूफिंग होता है जिसे कहते हैं एफएसपी। हाँ। एफएसपी। तो मेरा वो जुलाई में हुआ, तो वो मतलब जुलाई में ख़त्म होने के बाद उसका ऑलमोस्ट जुलाई में रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद जुलाई में ही डेडलाइंस होती हैं अप्लाई करने की। तो लास्ट ईयर तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा डेडलाइंस एक्सटेंड हुई थी, तो 2020 जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो मैंने फ्रैंकफर्ट में इंफॉर्मेटिक कोर्स में अप्लाई कर दिया, और साथ में और भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे टीयू डार्मस्टाड है, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टीयू बर्लिन है, इस तरह और भी जगहों पे अप्लाई किया। तो अब यूजुअली ये होता है कि जर्मनी में जब आप इस तरह के कोर्सेज में जाते हैं ना, जैसे कंप्यूटर साइंस है या इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोई भी कोर्स होते हैं, तो उसमें कोई खास एंट्री बैरियर होता नहीं है, तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्पेस मिल जाती है। जैसे टीयू डार्मस्टाड से भी मुझे एडमिशन मिल चुका था और फ्रैंकफर्ट से भी मिल चुका था, तो फिर मैंने फ्रैंकफर्ट का डिसाइड किया और फिर मैं यहाँ पे वो कर लिया। मतलब तुमने स्टूडेंट कॉलेज की जो पढ़ाई है पूरी वो नॉर्डहाउसन से कंप्लीट की, जी एफएसपी दिया, एफएसपी जी, के मार्क्स के बेसिस पे तुमने यू स्टार्टेड अप्लाइंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। एग्जैक्टली exactly. अच्छा अच्छा, तो तब जाके फिर ये फ्रैंकफर्ट में एडमिशन आ गया था। हाँ जी, ऐसा ही। मतलब स्टूडेंट कॉलेज बंदा कहीं से भी करे, उसके पास बस एफएसपी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई एफएसपी के मार्क्स मेरे अच्छे हैं तो मैं जर्मनी में कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ, एडमिशन मुझे इजीली मिल सकता है। एग्जैक्टली मतलब जब आपने स्टूडेंट कॉलेज का अपस्लूस कर लिया, मतलब स्टूडेंट कॉलेज आपका खत्म हो गया और आपके पास एफएसपी का सर्टिफिकेट आ गया, तो फिर आपके पास यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन आ गई जर्मनी की। अच्छा अब आप उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, जैसे टे कोर्स मैंने किया था, तो उसके बाद आप उससे रेलिवेंट किसी भी कोर्स में बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और मोस्टली आपको एडमिशन मिल जाता है, कोई खास मसला नहीं। अच्छा, अगर एक चीज और है जो माइंड में आती है कि एफएसपी, चलो यहाँ स्टूडेंट कॉलेज वगैरह सारी चीज हुई है, कोई बंदा एफएसपी के लिए डायरेक्टली अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता? एफएसपी के लिए अप्लाई करना, देखिए अगर आपने एफएसपी में सिर्फ एग्जाम ऐसे नहीं होता, एफएसपी में जो आपने फिजिक्स वो भी जर्मन में पढ़नी होती है, मतलब उसका एग्जाम देना होता है। अच्छा, मतलब ये एफएसपी पूरा जर्मन में होता है? एफएसपी पूरा जर्मन में होता है, जिसमें फिजिक्स का भी एग्जाम होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, बायो का भी होता है, मैथ्स का भी होता है, और साथ में जर्मन का भी होता है। ये सारे जर्मन में सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं स्टूडेंट कॉलेज में। Das तो मतलब heißt, du an deiner Sprache beherrschst, oder क्या बोलते हैं इसको? या नो Du आई hast die विश Kontrolle an deiner Sprache. ja, das muss man machen eigentlich. Das muss man. Wenn man in Deutschland ist, ist das
there are no transition. Yeah. बढ़िया बढ़िया। Props. या फिर उसके बाद मतलब अगर आप, मुझे अब उसका पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन फिजिबल नहीं है ना कि आपने एक सब्जेक्ट, मतलब आपको लैंग्वेज कितनी भी अच्छी आती हो लेकिन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारा कुछ तो जर्मन लैंग्वेज में नहीं ना पढ़ा, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जर्मन तो नहीं था, तो फिर आपको एफएसपी के लिए स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक और बात, अगर आपने यूजुअली इसके 2-3 तरीके और भी होते हैं कि या तो आप अपनी होम कंट्री में 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ लें और उससे आप स्टूडेंट कॉलेज से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आप 1 साल स्टूडेंट कॉलेज अपने किसी भी प्रोग्राम में आप इंडिया में या पाकिस्तान में 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ें और उसके बाद उसकी जो सर्टिफिकेट होएगा 1 साल का, जो आपके सेमेस्टर के एंड पे आपको मिलता है, उसकी बेस पे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला पता है क्या होगा, या तो आप 1 साल की एजुकेशन के साथ आप DSA प्रूफिंग कर लें, जो जर्मन लैंग्वेज का एक एग्जाम होता है, तो उससे फिर आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज का DSA जो C1 के इक्वल होता है, अगर वो नहीं करते तो फिर आप सिर्फ इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, और वो होते बहुत कम, मतलब वो हर जगह ऑफर नहीं हो रहे थे, फिर आपको ना अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी या अपनी पसंद का कोर्स मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप 1 साल इंडिया में, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ लो और साथ में आप DSA प्रूफिंग कर लो, तो फिर आपने सेम एज इट इज कि आपने स्टूडेंट कॉलेज कर लिया, मतलब आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हो। मतलब एक ऑप्शन तो आपका स्टूडेंट कॉलेज का हो गया और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 1 साल वहीं पर पढ़ो, अपनी इंडिया पाकिस्तान में 1 साल पढ़ो, उसके बाद साथ में लेकिन जर्मन करना बहुत जरूरी है। अगर एडमिशन चाहिए इजीली तो। एग्जैक्टली। मतलब हाँ, वही जर्मन की C1 लेवल वाली प्रूफिंग करके, और हाँ सही है, ये भी और साथ में एक और ऑप्शन ये होता है, जो मैंने अभी तक सारी स्टोरी बताई वो थी स्टेट स्टूडेंट कॉलेज की। तो कई प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज भी होते हैं जहाँ पे एडमिशन लेना आसान होता है, लेकिन जो मैंने स्टूडेंट कॉलेज बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा। लेकिन वो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज होते हैं उनकी फी होती है, मतलब डिपेंड करता है 2000 यूरोज पर सेमेस्टर, 3000 यूरोज पर सेमेस्टर, या मतलब वो हर स्टूडेंट कॉलेज की अलग है जो प्राइवेट है। तो मतलब उसमें ये होता है कि आप अगर स्पेस नहीं मिल रही और आपको लगता है टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं पैसे देके प्राइवेट में पढ़ लूं, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, और जैसे स्टूडेंट कॉलेज के लिए तुमने ऑफनामा प्रूफिंग के लिए भी जब अप्लाई किया था, मतलब इनसे बोला था कि हाँ मुझे ऑफनामा प्रूफिंग के लिए चाहिए, जो एंट्री के लिए जर्मन में एंटर करने के लिए आपको वीजा ऑफिस वालों को शो करना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे पास ऑफनामा प्रूफिंग का सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड थे? उसके लिए IELTS जरूरी थी या फिर आपका जर्मन? उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने होम कंट्री के अंदर 12th क्लास का रिजल्ट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट वो वाला, एक चीज। सेकेंडली आपको जो है B1 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मोस्टली स्टूडेंट कॉलेज की रिक्वायरमेंट, और कई स्टूडेंट कॉलेज की रिक्वायरमेंट B2 भी है, तो B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर जर्मन लैंग्वेज, या B1 ये चाहिए। गोएथे का चाहिए, गोएथे का चाहिए या टेल का चाहिए, तो लेकिन गोएथे जरा ज्यादा फिजिबल है, वो हर जगह अवेलेबल है, तो इसलिए गोएथे का सर्टिफिकेट ही एक्सेप्टेबल होता है। तो मतलब मेजर यही रिक्वायरमेंट है, बाकी तो फिर साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो वो आपसे पूछ लें, लेकिन मेजर यही है। रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, ये सब की जरूरत ये सब कुछ नहीं चाहिए होता उस टाइम पे। अच्छा। और डेडलाइंस वगैरह वही होती है शायद स्टूडेंट को लेके भी, जो समर सेमेस्टर और की जैसे कि नहीं, इसकी अलग है। आप असल में इनकी जो डेडलाइन है वो जैसे जो स्टूडेंट कॉलेज है ना, उसकी एक वेबसाइट है। मतलब यूजुअली होता है ऐसे है कि हर स्टेट के अंदर ना एक स्टेट स्टूडेंट कॉलेज होता है, मतलब जैसे अब हेजन स्टेट है तो इसमें फ्रैंकफर्ट का एक स्टूडेंट कॉलेज है जो पूरी हेजन की स्टेट की यूनिवर्सिटीज को कवर करता है। अब आप नॉर्डहाउज़न का जो स्टूडेंट कॉलेज है ना, वो थुरिंगियन की स्टेट में एक स्टूडेंट कॉलेज है स्टेट का। तो ये स्टूडेंट एंड वर्क वो अलग चीज है, राइट? वो अलग चीज है, मैं बताता हूँ। अब जो नॉर्डहाउज़न का स्टूडेंट कॉलेज है, अगर आप येना में भी अप्लाई करेंगे ना, तो आपको जो ऑफनामा प्रूफिंग की इनविटेशन आएगी वो नॉर्डहाउज़न स्टूडेंट कॉलेज की आएगी। अच्छा, हाँ जी, ऐसे है। अगर येना में अप्लाई करूंगा तो मतलब थ्यूरिंगिया का फिर नॉर्डहाउज़न में? हाँ एग्जैक्टली, मतलब मोस्टली स्टेट में
एक ही स्टूडेंट कॉलेज होता है, तो फिर आप जैसे अगर आप वियना में अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, तो मतलब कि अगर मैं हाम्बुर्ग यहाँ रह रहा हूँ तो इनका पूरा एक ही होगा स्टूडेंट कॉलेज? अब हाम्बुर्ग असल में ऐसा है कि अब हैम्बुर्ग इटसेल्फ एक स्टेट है। अब एक स्टूडेंट कॉलेज हैनोवर में भी है हम्म और हैम्बुर्ग में भी एक स्टूडेंट कॉलेज है। हम्म तो मतलब हाम्बुर्ग इटसेल्फ एक स्टेट है, मतलब बड़ा शहर है, तो वो उसको एक स्टेट, जैसे ब्रेमन है आपके साथ आगे, तो उसको हाँ भी एक हाँ स्टेट का ही एक स्टेटस है। हम्म तो हाम्बुर्ग में भी एक स्टूडेंट कॉलेज है। अगर आप हाम्बुर्ग की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में एक ही स्टूडेंट कॉलेज होगा, लेकिन मोस्टली स्टेट्स में एक है, लेकिन कहीं पे दो दो भी हैं। तो आप जैसे हाम्बुर्ग वाले हैं ना, तो आप हाम्बुर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको हाम्बुर्ग वाले स्टूडेंट कॉलेज की तब भी इन्विटेशन मिलेगी जब आप हाम्बुर्ग यूनि में अप्लाई करेंगे। तो हैनोवर वाले में ये है कि अगर आप ब्राउनश्वाइग में भी अप्लाई करेंगे तो आपको इनविटेशन हैनोवर की आएगी, क्योंकि वो उसी स्टेट में है दोनों। अच्छा, वहाँ स्टूडेंट कॉलेज वहीं और उसी जगह पे। एग्जैक्टली। और ब्लॉक्ड अकाउंट, ये जो बंदे आते हैं 12th के बाद, इनको भी ब्लॉक्ड अकाउंट में जो मनी है वो 10,000, जो जो स्टैंडर्ड बनी है सबके लिए 10,000 समथिंग, जी 200 जी। यूरोस, वही शो करना है उन लोगों को भी, तो वो भी हाँ ऐसे जी, स्टूडेंट आ रहे हैं, राइट? हाँ जी, उनको भी ये वही शो करना। अच्छा, और इसके अलावा पार्ट टाइम के बारे में अगर बात करें तो पार्ट टाइम, जी जैसे ही बंदा यहाँ पे आता है, ऑफ जी नंबर प्लेटफॉर्म के लिए विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कि हाँ भाई पार्ट टाइम के लिए बंदा आया है, उसे ऑफ नंबर प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेट मिल गया है, वो यहाँ पे आया है, तो क्या वो यहाँ पर पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो कितने टाइम के बाद कर सकता है? असल में इसकी ना मुख्तलिफ किस्म की जो है ना, स्टेट वाइज वही। हाँ सिचुएशन हो सकती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप नोर्डहाउज़न को देख लें जहाँ पे मैंने किया था, तो अब उस सिटी या उस स्टेट का रूल ये है कि अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हो या फाउंडेशन कोर्स जैसे स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आप सिर्फ फेरियन में काम कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, फेरियन लेकिन मतलब वो तो है कि आप फेरी मतलब छुट्टियों में आप आराम से काम कर सकते हो, जो कर आपकी 1 या 2 महीने की छुट्टियां होती है। एग्जैक्टली ये सारा रूल अप्लाई होता है सिर्फ आपके स्टे के पहले साल में, फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टे। मतलब अगर आप 2021 जुलाई में आते हैं तो 2022 जुलाई तक ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर कहीं है तो। अदरवाइज जैसे अब हाले है, वहाँ पे एक स्टूडेंट कॉलेज है, तो हाले में भी स्टूडेंट कॉलेज या लैंग्वेज वालों को जॉब अलाउ होती है। जैसे फ्रैंकफर्ट वाली स्टेट है, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज किया था, वो भी बता रहा था कि उसे जॉब अलाउ थी। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में किस स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो कई जगह पे अलाउ होता है, कई जगह पे अलाउ नहीं होता। मतलब कि यार अगर बात करें, अगर किसी को पता करना हो कि भाई कौन से स्टेट में मतलब अलाउ करते हैं नहीं करते, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, फेसबुक पे ग्रुप्स भी बने होंगे काफी सारे स्टूडेंट कॉलेज वालों के भी, तो वो जी जी, जो बंदे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है, वेदर वी आर एग्जैक्ट अलाउड टू वर्क। सही बात है। अल्टीमेटली आपको वर्क तो अलाउ है, लेकिन अगर आपका जो पहला साल है ना स्टे का, उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि मतलब अब हो सकता है कि आपने पहले साल में आपको स्टूडेंट कॉलेज में स्पेस ही ना मिले, दूसरे साल में मिले। तो जब आपका पहला साल खत्म होएगा, आपको वैसे भी वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी काम ना करने वाली, फिर आप एनी टाइम जब मर्जी चाहे काम कर सकते हैं। और ऑफनामा प्रूफिंग का वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो लोग मतलब यहाँ वीजा फिर एक्सटेंड हो सकता है इजीली, जैसे मैं कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहा हूँ ऑफनामा प्रूफिंग बाद यहाँ आने के बाद स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो तो उसमें 2 साल तक तो खास मसला नहीं होता, 2 साल तक तो वो करते हैं। मतलब ऑफनामा प्रूफिंग है आपके पास उसका, उसके बाद स्टूडेंट आपको 2 साल तक का आपके पास टाइम होता है कि 2 साल तक आप स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं वो ऑफनामा प्रूफिंग। अच्छा, एग्जैक्टली 2 साल तक यूजुअली टाइम होता है कि आप उसमें करें। बेस्ट है बेस्ट है, सही है यार, बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बस ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप मतलब वाकई अब्रॉड आके पढ़ना चाहते हैं तो जर्मनी फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंडली यहाँ पे मतलब 2-3 चीजें अगर आप देखें ना, तो एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है।
और साथ में कुछ अब आप कहीं कहीं किसी यूजुअली जो हम लोग अब्रॉड जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे ना आपको एक बहुत सारी अमाउंट आपने ट्यूशन फी के तौर पे करनी होती है। एग्जैक्टली। तो जर्मनी में एडवांटेज ये है कि आपको वो पे नहीं करनी। तो मतलब ये नहीं मसला। अब आप किसी ऐसे मुल्क में गए, वहां पे आप अर्न करके ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहां पे आप जॉब से पैसे कमा के अपनी फी के लिए तो अर्न कर लोगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मैं वहां पे गया नहीं हूँ, सिचुएशन से गुजरा नहीं हूँ। तो फिर वो लोग पढ़ते कब होंगे जब वो इतना ज्यादा जॉब करके इतना ज्यादा पैसे कमाएंगे जो उन्हें ट्यूशन फी के तौर पे करने हैं, तो फिर उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जर्मनी में ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने फाइनेंसिस के लिए थोड़ी बहुत जॉब भी कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप पढ़ भी सकते हो, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है। तो मतलब ओवरऑल एक अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यू शुड गो फॉर इट। आपको जर्मनी आना चाहिए भाई मतलब कि यार जो पढ़ने वाले बंदे हैं जिनको पढ़ना है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना भी है और साथ साथ जॉब भी करना है, लेकिन यहाँ मतलब जर्मनी जो आना चाहते हैं ना उनको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये फोकस मत करके आना कि मैं भाई वहां पार्ट टाइम करके पैसे कमाऊंगा, पढ़ाई चलती रहेगी। तो यहाँ पढ़ाई चलती रहेगी वाला सीन नहीं है ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए कि पढ़ाई चलती रहेगी। तो जितने बच्चे हैं जो कि सोचते हैं कि यार मुझे पढ़ाई फॉर ग्रांटेड तो लेना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फेल कर देते हैं, निकाल देते हैं कंट्री से बाहर। और खास तौर मतलब पे जब आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो स्टूडेंट कॉलेज के तक एंड तक, और खास तौर पे जब आपने बैचलर्स पढ़ना है, तो आपको स्टडी एक फुल टाइम एफर्ट है। मतलब आप इसको स्टडी को पार्ट टाइम लेके नहीं चल सकते। अगर आपको खत्म करनी है साथ साथ लेके चलना है तो फुल टाइम एफर्ट पुट करनी पड़ेगी स्टडीज में। एक चीज और पूछना है, बैचलर्स में जैसे हमारे मास्टर्स में क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट है वो आप 3 बार से ज्यादा दे नहीं सकते। यू जस्ट हैव 3 अटेम्प्ट्स। ऐसा बैचलर्स में कुछ है, बैचलर्स में कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ये असल में ये रूल है ओवरऑल जर्मनी में है कि अब इसमें भी डिपेंड करता है कि हर स्टेट और हर यूनिवर्सिटी का अलग से रूल है। मतलब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में भी यही है कि आपको एक सब्जेक्ट के 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं मैक्सिमम, और उस तीसरी अटेम्प्ट में आपको वो पास करना ही करना होता है। और लेकिन मैंने सुना है कि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही अलाउ है, 2 अटेम्प्ट ही अलाउ। तो मतलब ये बैचलर्स और मास्टर का फर्क नहीं होता, ये सिर्फ उसमें होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में या किस स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो उनका रूल होता है। तो वो जो रूल होएगा वो बैचलर्स वालों के लिए भी सेम होएगा और मास्टर्स वालों के लिए भी सेम। और अटेम्प्ट से मेरा मतलब है, जो ये देख रहे हैं वीडियो, अटेम्प्ट से मेरा ये मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि हमारे वहां जो सिस्टम होता है हर सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना ही देना है, अगर आप बैठे नहीं तो आप फेल हो गए। यहाँ पे ऐसा है अगर आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है उस सेमेस्टर में तो आपका वो अटेम्प्ट माना जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो वो आपका अटेम्प्ट बचा रहेगा, आप कभी भी दे सकते हैं। राइट? ये मिसअंडरस्टूड होता है बहुत लोगों की, भाई 3 अटेम्प्ट है मतलब 3 सेमेस्टर हो खत्म। तो ऐसा नहीं होता। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपने खुद ही अपना डिग्री समहाउ खुद ही आपने प्लान करनी होती है कि मैं इस सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में इतने पढ़ूंगा। रेकमेंडेड जरूर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन आपने एक अपना प्लान खुद बनाना होता है पढ़ाई के। तो हसन बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है शायद बैचलर्स के ऊपर, क्योंकि यार पता है बात नहीं मानोगे आप, इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है, मतलब पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, और बच्चे पूछते हैं कि यार आप बैचलर्स के बारे में बताओ, बैचलर्स के, क्योंकि बैचलर्स के बारे में ना बहुत कम कंटेंट अवेलेबल, ज्यादा कंटेंट है नहीं वैसे, और बैचलर्स के बारे में ज्यादा लोग बनाते नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इशू जो है ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, असल में थोड़ा ज्यादा इशू ये है कि हमारे जो मुल्क है वहां पे ज्यादा एक तो लोग रिलाय करते हैं थोड़ा सा ना कंसल्टेंसी एजेंसीज वगैरह पे कि उनके थ्रू अप्लाई करेंगे, सारा प्रोसीजर वही करेंगे। हालांकि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतना फ्लो काम का इतना स्मूथ है कि आप सारा प्रोसीजर खुद कर सकते हैं। अब तुमने कंसल्टेंट थोड़ा बहुत कहीं हेल्प ली थी किसी से? असल में फेसबुक ग्रुप जो है, मैं तो मतलब जब आप लैंग्वेज करते हैं तो आपका एक इटसेल्फ सर्कल बन जाता है। पाकिस्तान में अब मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैचलर्स के लिए जर्मनी जा रहे हैं, तो फिर उनसे आप बात करते हो, आप अपने थॉट्स शेयर करते हो, कई चीजों को आपको पता होता है, कई उन्हें पता लग जाता है। और फिर साथ में फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जिसपे आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जर्मनी में, तो मतलब उसमें आप पोस्ट कर सकते हो तो वो रिप्लाई कर देते हैं। इसी तरह इंडियन स्टूडेंट्स के भी ग्रुप होंगे तो आप वहाँ पे पोस्ट करके आपको हेल्प मिल सकती है, तो वो बड़े हेल्पफुल ग्रुप्स होते हैं। और सेकेंडली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी।
अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे एक अच्छा कल्चर ये है कि आप ईमेल करते हैं तो आपको ईमेल का रिप्लाई आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ बस। और यहाँ अच्छी चीज यही है यार कि यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आती है। ये लोग मतलब ग्रांटेड नहीं लेते कि भाई चलो छोड़ो, यूनिवर्सिटी वालों को मेल करो। मैं तो सबसे, जब मेरे पास मैसेज आते हैं मैं यही बोलता हूँ कि आप यूनिवर्सिस्ट है एक तो, और यूनिवर्सिस्ट के अलावा आप यूनिवर्सिटी वालों को पर्सनल ईमेल करो, क्योंकि इन्होंने एक बंदा इसलिए रखा होता है कि जो ईमेल्स के रिप्लाई करे। एग्जैक्टली। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप पर्सनली यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करके सारी चीजें पूछें और वो डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। सही बात है, सही बात है। तो जर्मनी का एक ऐसा मतलब प्रोसीजर है, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, इधर वो बैचलर्स है, मास्टर्स है या कोई भी है, तो आप सारा खुद से कर सकते हैं। तो मतलब इतना कोई खास ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो सही है, सही है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है, मतलब वीडियो भी काफी लंबा हो गया, लेकिन काफी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, कोई मसला नहीं है। चलो फिर होती है मुलाकात, मिलते हैं हम। और अगर दूसरों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, जो ये देख रहे हैं ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेते हो। शेयर भी करना। और अगर क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे मैसेंजर पे, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हसन को भी कर सकते हैं। आप हेल्प करोगे? डेफिनेटली, अगर ये आपको मैसेज करते हैं तो आप मुझे आप शेयर कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेरी पूछनी हो तो, मतलब डेफिनेटली। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, और ये रहा हसन का इंस्टाग्राम हैंडल। मैसेंजर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, मैसेंजर की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले व्लॉग में कुछ नई चीज लेके। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।